आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। ये MPPSC प्रीलिम्स 2021 की यूनिट नंबर 10 में एक सब टॉपिक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो इसको मैंने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जैसे कि एक पहला अपन उसका बैकग्राउंड देखेंगे, यानी पृष्ठभूमि क्या है इसकी संरचना क्या है आयोग की, कौन कौन से सदस्य हैं इसमें, कौन चेयरमैन है, इसका अपॉइंटमेंट ऑन रिमूवल यानी कि आपका कैसे इनकी नियुक्ति होती है मेंबर्स की, चेयरमैन की, और कैसे इनका रिमूवल यानी निष्कासन कैसे होता है, क्या इसके पास पावर्स हैं, क्या शक्तियां हैं इसके पास, क्या इसके फंक्शन हैं, क्या कार्य हैं इसके। और बाद में हम देखेंगे इसके कुछ तथ्य, फैक्ट्स, यानी जो क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। कुछ पिछले साल के क्वेश्चन अगर हैं तो वो भी देखेंगे अपन। चलिए इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी उसने एक कमेटी बिठा ली भारत में महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए। तो इसका मेन काम ये था कि भारत में 1971 की बात है ये, भारत में जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति के बारे में पता करना, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ें इस कमेटी का उद्देश्य यही था कि इनके बारे में पता करना और एक डेटा तैयार करना कि स्थिति क्या है, उसका आकलन किया जा सके महिलाओं की स्थिति का। और इसके साथ ही साथ कमेटी की रिपोर्ट तो आई ही, उसके साथ ही साथ जो सरकार है, इंदिरा गांधी सरकार ने NGOs होते हैं जो, और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, 1970s-80s में जो है अपने NGO और जो SHO होते हैं, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्व सहायता समूह जो होते हैं, वो भी इस टाइम प्रचलन में आए थे 1970s और 80s में। तो इनका भी जो है सहायता लिया गया, इनकी सहायता भी ली गई। और इन्होंने क्या सहायता की, जो विलेजेस में गए, अर्बन जो अपने गांव में और शहरों में जो महिलाएं हैं उनका सर्वे किया इन्होंने, ठीक है। जो डेटा इकट्ठा किया उन्होंने, उसका प्रोसेसिंग की, उससे डेटा निकाला कि महिलाओं की समस्याएं क्या क्या हैं, क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई 1970s में। और बाद में धीरे धीरे ये टॉपिक जो है लाइमलाइट में आता गया, मतलब महिलाओं की स्थिति जो है प्रकाश में आती गई। और इसी के फलस्वरूप 1990 में जो है लोकसभा में महिलाओं को लेके एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। नेशनल कमीशन जो है अपना ऑफ वुमेन, उसको लेके एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1990 में लोकसभा में। और 1990 में ये पास भी हो गया लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा से पास हुआ। फिर जैसा आपको पता है कि जो भी बिल पास होता है उसकी लास्ट स्टेज होती है प्रेसिडेंट का जो है एसेंट प्राप्त करना चाहिए उसको, तभी वो एक्ट बन पाता है, ठीक है। तो इसने 1990 में बिल पास हुआ और 30 अगस्त 1990 को ये जो बिल था, कौन सा बिल, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट, ये जो है 1990 में प्रेसिडेंट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया इसने 30 अगस्त 1990 को, और ये एक्ट बन गया, ठीक है। अब ये एक्ट तो बन गया, लेकिन कमीशन कब बना? कमीशन बना 31 जनवरी 1992 को। देखिए, एक्ट बनना एक अलग बात है और उस एक्ट में कौन सी कमीशन बनना है या कौन सी बॉडी बनना है वो एक अलग बात है। तो जनरली होता क्या है, एक्ट पहले बन जाता है, उसके बाद रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, और फिर कमेटी बनती है, तो टाइम लग जाता है बीच में। तो इसमें भी यही हुआ, 1990 में कमीशन का एक्ट निकल गया, एक्ट पास हो गया, और 1992 में जो है 31 जनवरी 1992 को कमीशन जो है बना। ये डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है। तो 31 जनवरी 1992 नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इस डेट पर बना था। और एक्ट कब पारित हुआ? 30 अगस्त 1990 को, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, कंपोजिशन। अब चूँकि अपना नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है एक कमीशन है यानी कि इसमें ये मल्टी मेंबर बॉडी कमीशन है, ओके, मल्टी मेंबर बॉडी कमीशन है, यानी कि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है।
तो कितने सदस्य हैं? 5। जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी कि महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें 5 मेंबर हैं और एक चेयरपर्सन है। ठीक है, टोटल 6 लोग होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो 5 मेंबर हैं इसमें से एक मेंबर कम से कम एसटी का होना चाहिए और एक मेंबर कम से कम एससी का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 5 में से एक एससी का हो जाएगा, एक एसटी का हो जाएगा, बाकी के 3 मेंबर हो जाएंगे और एक चेयरमैन हो जाएगा। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं और एक होता है मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर सेक्रेटरी क्या होता है? इसका काम होता है जो भी अपना आयोग है उसके कामकाज को देखना। उसकी मीटिंग हो रही है तो मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी पूरी समरी बनती है, वो चीज़ देखना, मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करना, डेली का जो भी पेपर वर्क है वो सारी चीज़ें करना, ये काम होता है मेंबर सेक्रेटरी का। तो ये मेंबर सेक्रेटरी होता है। और इसकी जो टेन्योर की बात कर लें तो टेन्योर जो है चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो, सारे की 3 साल होती है। ओके, और चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, नहीं, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर देती है, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। अपना राष्ट्रीय महिला आयोग के किसी भी अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, ये सीधा यूनियन गवर्नमेंट ही जो है अपॉइंट कर सकती है, चाहे चेयरमैन हो या मेंबर हो। ओके, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है और टेन्योर जो है याद रखिए 3 साल की होती है। ठीक है, ओके। अपन ने पहले भी देख चुके हैं हम NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें भी जो है 3 साल की टेन्योर होती है, हमने देखा है। अब अपॉइंटमेंट और नियुक्ति, अपॉइंटमेंट और रिमूवल की बात कर लेते हैं। चेयरमैन अभी जैसे देखा अपन ने, यूनियन गवर्नमेंट जो है वही अपॉइंट करती है, मेंबर्स उसको भी यूनियन गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है यानी केंद्र सरकार। तो अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, कौन अपॉइंट करेगा? केंद्र। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके, चाहे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो इसमें केवल महिलाएं होंगी, चेयरमैन चाहे तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इसी तरह मेंबर वो भी मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ओके, हम आगे देखेंगे कि इसके एक मेंबर जो हैं वो मेल भी रहे हैं। ठीक है, और जो अपने चेयरमैन हैं यानी अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं, इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल अपन अभी देख सकते हैं कि जो हमें अभी जो हैं रेखा शर्मा जो हैं चेयरमैन है ये करंट में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, इन्हें रीअपॉइंटमेंट मिली है इनको। ये 2018 से चेयरमैन है, इनका कार्यकाल 2021 में ख़त्म हुआ था, इनको फिर से बना दिया गया है। मतलब चेयरमैन या मेंबर कोई भी हो, रीअपॉइंट किया जा सकता है उसको। और रिमूवल यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है यानी केंद्र सरकार के हाथ में है, वो चाहे तो इनको रिमूव भी कर सकती है। इसके लिए जैसा कि अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं था, वैसा ही हटाने में भी प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको नियुक्त करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ही इनको हटा भी सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। कमीशन की शक्तियों की बात करें अगर, कि उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, तो इसकी जो पावर्स हैं जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियोज़ में देखा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले जो हैं यानी अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, उनकी जो पावर या जो शक्तियाँ थी उनकी, वही सेम शक्तियाँ यहाँ पे NCW की भी हैं, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की भी वही सेम शक्तियाँ हैं। वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं अपन। सिविल कोर्ट, यानी किसी भी केस को जिसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनको ये सिविल कोर्ट की तरह सुनवाई कर सकता है। ठीक है, सिविल कोर्ट की तरह सुनवाई कर सकता है, इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है। ठीक है, कार्रवाई कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जैसे कि निचली अदालत होती है ना, कोई अपराधी है अगर, तो उसको समन देते हैं कि आपको हाजिर होना है, तो वो ये समन अपना महिला आयोग भी दे सकता है, केस का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। कोई केस अगर जैसे कोई न्यूज़ पेपर में आई है जहाँ पे किसी महिला के अधिकारों का हनन होता हुआ प्रतीत होता है,
और वो अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के संज्ञान में आती है तो सुओ मोटो पावर भी है उसके पास। ज़रूरी नहीं है कि कोई उस केस को लेके एफआईआर करे या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जाके शिकायत करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो कमीशन जो है वो सुओ मोटो भी संज्ञान ले सकता है केस का और कार्रवाई शुरू कर सकता है। मतलब खुद से ही उसको संज्ञान में आया कि मान लीजिए एक फला लेडी हैं, उनका जो उनके राइट्स हैं, मान लीजिए उनकी बोलने का जो राइट है या उनके साथ कोई हिंसा हुई है, तो उस केस का संज्ञान महिला आयोग स्वतः भी ले सकता है और कोई अगर कंप्लेंट कर रहा है तो फिर तो वो लेगा ही, तो स्वतः भी ले सकता है। तो ये सुओ मोटो पावर जो है ये भी आयोग के पास है। इन्वेस्टिगेशन की पावर हम देख ही चुके हैं, केस इन्वेस्टिगेट करने का। एविडेंस की पावर भी है, जो अब केस अगर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी केस में कार्रवाई कर रहा है एक सिविल कोर्ट की तरह महिला आयोग, तो साफ सी बात है उस पर एविडेंस यानी सबूत हाजिर कराने की सब पावर भी उसके पास होगी। अगर कोई महिला आयोग जो है किसी केस को सुन रहा है तो उस केस में जो भी सबूत होंगे वो सबूत जो हैं उनको भी ये अपने पास बुला सकता है। पूरी पावर है इसके पास, चाहे वो सबूत किसी व्यक्ति के पास हो, उसके पोजीशन में हो, चाहे वो सबूत पुलिस के पोजीशन में हो, या फिर वो सबूत किसी कोर्ट के पोजीशन में हो, किसी के भी पोजीशन में हो, ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उन सबूतों को कह सकता है कि हमको ये देखने हैं, हमें इनकी ज़रूरत है, आप हमें प्रस्तुत करें हमारे सामने ये सबूत, और उस बॉडी को किसी व्यक्ति, पुलिस या कोर्ट को करने पड़ेंगे वो सबूत पेश। तो ये हमने देख ली पावर, सेम पावर है जैसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है, सेम पावर यहीं पर है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की। अगर फंक्शन की बात करें तो सिंपल शब्दों में कहें तो महिलाएं जो हैं उनसे जुड़े सारे मुद्दे, जितने भी मैटर हैं महिलाओं से जुड़े, उनकी सिक्योरिटी की बात करें आप, है ना, उनकी एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये सारे मैटर जो हैं और भी जितने भी मैटर हैं सारे मैटर में दखल देता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। अच्छा, दखल किस तरह से देता है? दखल इस तरह से देता है, मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बना रही है अगर महिलाओं की एजुकेशन से रिलेटेड, तो यूनियन गवर्नमेंट को कंपल्सरीली नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से जो है राय मशवरा करना पड़ेगा। और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन चाहे तो एक रिपोर्ट भी इनको दे सकती है या फिर कुछ सजेशंस जो होते हैं ना वो भी दे सकती है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप ये पॉलिसी बना रहे हैं तो इसमें इन सजेशन जो हैं ये हमारे सजेशंस हैं, इन पे भी आप ध्यान दीजिए। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के फंक्शंस जो हैं ये हैं। और कोई अगर केस जैसे मिलता है, सब ने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें हर अधिकारों का हनन हो रहा है किसी महिला के, तो उसको इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी करना तो फंक्शन है ही है, और साथ में रिसर्च और स्टडीज़ यानी महिलाओं पे रिसर्च करना, उनका मान लीजिए उनकी हेल्थ को लेकर रिसर्च करना है, किसी क्षेत्र विशेष में महिलाओं को कुछ गंभीर बीमारी हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, कोई डाइट में प्रॉब्लम है क्या, या फिर इन जनरल पूरे इंडिया में कुछ इश्यूज़ हैं महिलाओं के, उसके बारे में सर्वे कराना, ये सब काम, और स्टडी करना, रिसर्च करना, और जो भी रिपोर्ट आती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को देना, जिससे कि पॉलिसी बनाए जो गवर्नमेंट, तो उनमें उन डेटा का, उन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सके। तो ये एक फंक्शन है हमारे महिला आयोग का। लीगल इंटरवेंशन यानी कि जो भी मतलब कोर्ट केसेस हैं अगर लगे हुए हैं उसमें महिलाओं का पक्ष रखना, ये सब काम होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन हमने देख ही लिया है। एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना, देखिए कोई भी आयोग है अगर अब वो काम करेगा पूरे साल तो कुछ रिपोर्ट भी बनाएगा वो, और जो भी रिपोर्ट बना रहा है वो रिपोर्ट को जो भी मतलब कमीशन जो है, अपना आयोग जो है, कोई भी रिपोर्ट बनाता है तो किसी को तो देगा वो, किसको देगा? तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है इसके केस में ये यूनियन गवर्नमेंट को देगी। ओके, इसकी एनुअल रिपोर्ट जो है ये यूनियन गवर्नमेंट को देता है। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है ना, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है कहीं पर भी, मतलब इन जनरल बात करें अगर अपन, तो प्रेसिडेंट का रोल कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए
नियुक्ति की बात करें अगर अपन, या निष्कासन की बात करें अपन, या फिर आप रिपोर्ट की बात कर लें, ये सारे काम यूनियन गवर्नमेंट करती है। ओके, तो हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे। अपना महिला आयोग जो भी रिपोर्ट देता है, एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करता है, ये करता है यूनियन गवर्नमेंट को। एक शॉर्टकट अपन देख लेते हैं, जिससे महिला आयोग जो है उसको, उसके जो फैक्ट्स हैं उनको हमको याद करने में, मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। देखिए, हम बात कर रहे थे नियुक्ति की, या फिर निष्कासन की, या फिर रिपोर्ट की बात करें अगर, ये तीनों ही चीज़ें महिला आयोग के केस में हमारा यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट का कहीं कोई रोल नहीं है। वहीं अगर हम, जो हमने पहले पढ़े हैं, नेशनल कमीशन ऑफ हमारा शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, और हमने ह्यूमन राइट कमीशन देखा है ना, हमने ये सारे कमीशन जो देखे, इन सभी केस में नियुक्ति हो रही है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होती है, निष्कासन होना है तो प्रेसिडेंट ही करता है उसको, मतलब उनको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट ही करता है, और अगर आप कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट, तो वो भी प्रेसिडेंट को ही करते हैं, इन तीनों के केस में। लेकिन महिला आयोग के केस में ऐसा नहीं है। महिला आयोग के केस में रिपोर्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। अगर रिमूव करना है कमीशन के मेंबर को या चेयरमैन को तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, अगर नियुक्ति करना है तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, अगर रिपोर्ट सबमिट करना है तो यूनियन गवर्नमेंट को करेगा रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की वेबसाइट से मिली है, वो ये है कि इसकी कुछ सेल भी होते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है, कुछ उसने सेल बना रखे हैं पर्टिकुलर एक काम के लिए, एक सेल। तो जैसे कंप्लेंट के लिए अलग सेल बना रखा है, लीगल केस के लिए अलग सेल बना रखा है, ये प्रमोशन से रिलेटेड सेल है, ये एनआरआई जो वुमेन हैं उनके अधिकार जो हैं, उनके भी मुद्दे हैं, उनके लिए अलग सेल है। हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो हैं, उनके लिए अलग सेल बना रखी है। सुओ मोटो अगर कोई कॉग्निजेंस है या फिर स्वतः संज्ञान लेना है किसी केस में, तो उसके लिए अलग सेल है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए सेल है, ऐसे ही कैपेसिटी बिल्डिंग की सेल है, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग सेल है। तो इन पे आप एक नज़र मार के जा सकते हैं। अब देखिए, अपना सिलेबस में स्टेट वुमेन कमीशन के बारे में तो पर्टिकुलरली अलग से नहीं लिखा गया है, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, अगर अपन याद करके चले जाएंगे या पढ़ के चले जाएंगे तो अपने लिए ठीक रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि एमपी का है, तो एक बार देख लेते हैं। एमपी का जो स्टेट वुमेन कमीशन है, इसमें एक चेयरमैन, 4 मेंबर और एक कमीशन सेक्रेटरी, मतलब टोटल 5 मेंबर हैं चेयरमैन सहित, एक सेक्रेटरी होता है। और इनकी भी जो अपॉइंटमेंट है सेम अपनी स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इसको बनाया गया था 23 मार्च 1998 को। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, आपको ये याद कर लेना चाहिए। और किस एक्ट के तहत बना है ये, तो ये राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत बना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है धारा 3, क्वेश्चन सीधा आ सकता है, जैसा कि एमपी पीएससी में पहले भी पूछा जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ये फला फला आयोग इस अधिनियम के किस धारा के तहत बना है। ऐसा एमपी पीएससी को लेके एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी पूछा जा सकता है। धारा 3 के तहत बना है, राज्य महिला आयोग अधिनियम के धारा 3 के तहत बना है ये। ठीक है। चेयरमैन जो है इसकी मिनिस्टर रैंक होती है, मतलब जो भी चेयरमैन होते हैं उनको मंत्री का दर्जा दिया जाता है, और जो मेंबर होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। और पिछले कुछ चेयरमैन की बात करें अगर, तो उपमा राय चेयरमैन रही हैं, शोभा ओझा, ये फ़ोटो में देख रहे हैं आप, ये भी चेयरमैन रही हैं। हमारे जो कमलनाथ जी 2019 में इलेक्शन जीत के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने शोभा ओझा को जो है अपने राज्य कमीशन का चेयरमैन बनाया था। लेकिन अभी के केस में एमपी विमेन कमीशन का कोई चेयरमैन नहीं है और ना ही कोई मेंबर है। ये थी, इनको हटा दिया गया है जब गवर्नमेंट चेंज हुई 2020 में, तो इनकी नियुक्ति जो है उसको जो है रद्द कर दिया गया। तो अभी करंट स्टेटस ये है कि एमपी स्टेट कमीशन, स्टेट वुमेन कमीशन में ना ही कोई चेयरमैन है, ना ही कोई मेंबर है। ठीक है, ये इसका लोगो है, और लोगों की जो टैगलाइन है वो महिलाओं के अधिकारों का सतर्क संरक्षक, ये है। ठीक है।
चलिए फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। जयंती पटनायक हमारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उसकी पहली चेयरमैन रही हैं। ये रही जयंती पटनायक की फ़ोटो, आप देख सकते हैं। और आलोक रावत IAS ये पहले मेल मेंबर थे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के। जैसे कि हमने देखा है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में एक चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं, तो ये मेंबर्स में पहले मेल मेंबर जो हैं वो रहे हैं आलोक रावत। चेयरमैन में अभी तक सारी फीमेल ही रही हैं, अभी तक कोई मेल चेयरमैन नहीं मिला है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को। तो आलोक रावत जो हैं ये पहले मेल मेंबर रहे हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के। ये मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंट में ही मेंबर रहे हैं, 2015-16 के अराउंड ये आयोग में थे। अभी करंट में जो चेयरमैन है, जैसे हमने पहले बात की थी, मिसेज रेखा शर्मा हैं, ये इनकी फ़ोटो है और काफ़ी एक्टिव रहती हैं ये महिलाओं के अधिकारों को लेकर। आपने पेपर में इनका, न्यूज़ में इनका नाम फ्रिक्वेंटली सुना ही होगा। और जो मेंबर्स हैं अभी करंट में वो ये चंद्रमुखी देवी, श्यामला कुंदर, राजुलबेन देसाई और कमलेश गौतम, ये 4 मेंबर हैं, चारों लेडीज़ हैं। ये 4 मेंबर हैं और ये करंट में चेयरमैन है। तो ये करंट कंपोजिशन हो गई है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और ये यूनिट नंबर 10 का हमारा एक और टॉपिक NCW ख़त्म हो गया है। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है नहीं ये, पिछले कुछ ईयर्स में इसमें क्वेश्चन जो हैं आए नहीं हैं, एग्ज़ाम में नहीं देखे गए हैं। बाकी छोटा सा टॉपिक है, अगर इसको पढ़ के चले जाएंगे तो हो सकता है बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। बाकी इसकी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डिटेल्स और जो भी थ्योरी थी इम्पोर्टेंट, वो इस वीडियो में मैंने कवर कर ली है। तो आपको कुछ अलग से ऐसा वीडियो देखने की या और ज़रूरत नहीं है, इतने भी इस वीडियो में आपका काम चल जाएगा। आगे की वीडियो में हम देखेंगे एक और अगला टॉपिक यूनिट नंबर 10 का, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके बारे में हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपका कोई सजेशन हो कि कुछ सुधार हो सकता है वीडियो में, या मेरी पढ़ाने की स्टाइल में या पढ़ाने के तरीके में कुछ सुधार कर सकता हूँ मैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इसको मेंशन करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट। तब तक के लिए आप तैयारी अपनी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।